मैं गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जा रहा हूँ, कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, जेआरएफ का या फिर स्टेट पीजी का? Easier decisions will take you to the harder paths and harder decisions will take you to the easy paths. जेआरएफ में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। कौन सी ऐसी गलती रह जाती है जिनकी वजह से स्टूडेंट वहां तक नहीं पहुंच पाता है? बेसिकली है ना, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर का टाइम आता है, कौन सी चीज को चुने वो उनके लिए सबसे बेस्ट हो सकता है? बहुत ही प्रिसाइजली बोलूँगा। सबसे पहले तैयारी तो करना चाहते हैं बट आसपास के लोग डरा देते हैं, तेरे से होगा क्या। एक आइडियल एजुकेशन सिस्टम वो है जिसमें कोचिंग्स की जरूरत ही ना पड़े। आप एजुकेशन सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग बना दो, बट अगर कोई काम नहीं करेगा तो कोई तो करेगा। रैंडमली आप जाके किसी यूनिवर्सिटी किसी कॉलेज के अंदर आप किसी से ये बोल दो कि 5 रेफरेंस बुक के नाम बताओ, वो उनकी हालत खराब हो जाएगी, उनके पसीने छूट जाएंगे। जेआरएफ के पेपर का लेवल डे बाय डे काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस माने जाते हैं। स्पेशली उन चीज़ों को आप ध्यान रखें कि क्या जेआरएफ की तैयारी करना हमारे लिए वर्थ इट है? ये आप सवाल खुद से पूछो कि आपको बिना तख्तों के कोई पास नहीं होता, बिना मेहनत के कोई मान नहीं होता, जब तक ना पड़े पत्थर पर हथौड़े की चोट तो पत्थर भी भगवान नहीं होता। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एग्री कैपिटल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आफ्टर बीएससी आपके माइंड में भी एक क्वेश्चन चल रहा है कि यार मास्टर्स करना हमारे लिए सही रहेगा, और अगर हम मास्टर्स करें तो नॉर्मल स्टेट पीजी एग्जाम दे या फिर जेआरएफ एग्जाम दे, या फिर हम सीधा गवर्नमेंट एग्जाम के लिए ही जाए ताकि जॉब लग जाए और पीजी 2 साल का करके अपना टाइम खराब ना करे। ऐसे भी तमाम प्रकार के क्वेश्चंस आपके माइंड में उठ रहे होंगे, तो इन सभी का जवाब आज के इस पॉडकास्ट में आप लोगों को मिलने वाला है। हमारे साथ में हैं आयरे वाला सुधीर सर और रोहिता सर। सर स्वागत है आपका एग्री कैपिटल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बहुत बहुत धन्यवाद माही भाई आपका, आपने ये अपॉर्चुनिटी हमें दी और आपके साथ हम बात करना चाहेंगे तो दैट विल बी ग्रेट। सर आपसे बस पहला क्वेश्चन है, वैसे आयरे वालों के बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ, जानते तो वैसे सब लोग है ही। आयरे वाले लास्ट 2 ईयर से जेआरएफ, एसआरएफ, एएसआरबी, नेट जैसे टॉप लेवल के एग्जाम में टॉप रिजल्ट देके टॉप लेवल की प्रिपरेशन करवा रहे हैं और तमाम प्रकार के बच्चों को टॉप इंस्टीट्यूट तक पहुंचाया भी है। तो सर एक क्वेश्चन है पहला कि जेआरएफ होता क्या है? बेसिक आप थोड़ा इंट्रोडक्टरी बताइए कि जेआरएफ होता क्या है। देखो, जैसे बीएससी में एडमिशन लेने के लिए हमें एग्रीकल्चर के अंदर एक ऑल इंडिया लेवल पे सीयूटी यूजी की एग्जामिनेशन कंडक्ट कराई जाती है, उसी प्रकार से एमएससी में एडमिशन लेने के लिए आईसीआर एग्जाम कंडक्ट करवाता है जिसका नाम है आईसीआर एआईडब्ल्यूए पीजी, बट बेसिकली इसको जेआरएफ के नाम से जाना जाता है। ये पॉपुलर हो गया जेआरएफ के नाम से ही, तो इसको आईसीआर जेआरएफ एग्जाम हम बोलते हैं। ये हर साल हमारी जून जुलाई में इसका एग्जाम होता है, इसके मार्च में फॉर्म फिल किए जाते हैं और इसके थ्रू हमारे इंडिया की जितनी भी स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज है उनकी 25% सीट, और जो हमारी डीम्ड यूनिवर्सिटीज है और सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज है उनकी 100% सीट पे एमएससी में एडमिशन मिलता है इसी एग्जामिनेशन के थ्रू। इसके अलावा हम बातचीत करते हैं कि इसके बेनिफिट्स की, तो बेनिफिट में इसका फेलोशिप का सब जानते भी है, और जो नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि अगर आप आईसीआर जेआरएफ के थ्रू एक मेरिट में आते हो, जैसे पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज जिसमें एग्जाम होते हैं, ग्रुप हमें एक चूज करना होता है, जैसे एग्रोनॉमी, सोयल साइंस के लिए एक फिजिकल साइंस ग्रुप होता है, अपना प्लांट साइंस ग्रुप होता है। इसी प्रकार से हम बोल सकते हैं कि एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर वालों के लिए लगभग 8 से 10 ग्रुप है जिनमें वो एग्जामिनेशन दे सकते हैं। ये वही ग्रुप जितने भी सब्जेक्ट वो बीएससी के अंदर पढ़ते हैं उन्हीं से मिलाकर ये ग्रुप बनाए गए और इनके थ्रू वो एग्जामिनेशन देके और एडमिशन ले सकते हैं। बिल्कुल, जैसे कि सर ने अभी बताया है जेआरएफ होता क्या है, बेसिकली आईसीआर पीजी के नाम से हम इनको जानते हैं और थोड़ा लोगों ने पॉपुलर जेआरएफ के नाम से बना दिया है। तो ये बेसिक चीज आपकी क्लियर हो गई है कि जेआरएफ है क्या। अब सुधीर सर से अगला क्वेश्चन है कि सर मोस्ट ऑफ द लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन चल रहा है कि हम जेआरएफ की तैयारी क्यों करें? क्या जेआरएफ की तैयारी करना हमारे लिए वर्थ इट है, या फिर हम आफ्टर ग्रेजुएशन गवर्नमेंट एग्जाम की ओर रुख कर ले? कौन सा सही है? आप एक एज ए मेंटोर स्टूडेंट्स को अच्छे से समझाएं ताकि उन सारे जो उनके माइंड में डाउट चल रहे हैं वो एकदम क्लियर हो जाए। एब्सोल्युटली। तो देखो भाई, देखो सबसे पहला रीजन होता है कि आप जेआरएफ क्यों करें, कि आप लेट से अभी 4th ईयर में, 3rd ईयर में, अभी आपने कोई एक टारगेट बनाया कि मुझे लेट से कि गवर्नमेंट जॉब लगना है। आफ्टर ऑल गवर्नमेंट जॉब सभी को लगना है, पहली एस्पिरेशन होती है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब लगना है।
अब गवर्नमेंट जॉब लगने के लिए आज के टाइम पे ये आप सवाल खुद से पूछो कि आपको जल्दी जॉब लगना है, आपको अच्छी जॉब लगना है। अच्छी जॉब लगोगे तो ऑब्वियसली हायर स्टडीज, ये पहला रीजन। और इवन आपको अगर बेसिक जॉब भी चाहिए, लेट से आपको ठीक है आपको जल्दी से जल्दी जॉब लगना है, आपको नहीं मतलब है कि मुझे बहुत अच्छी जॉब लगना है, तब भी आपके पास एक बैकअप होना चाहिए कि हाँ मेरे पास एक बैकअप है और साथ में मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो ICAR JRF वो प्लेटफॉर्म देता है जहाँ 12,640 आपको पर मंथ पैसे मिलते हैं। उसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ है कि आप ऐसे एनवायरनमेंट में होते हो जैसे इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज़ में होते हो, IRI, NDRI, PHU, PAU, GB पंत, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में जो एनवायरनमेंट मिलता है वो साथ साथ में आपको पुश करता है कि हाँ मैं साथ में कोई एक गवर्नमेंट एग्जाम को टारगेट करूँ, मेरी बैकअप में मास्टर्स चल रही है और मैं साथ साथ प्रिपेयर करूँ। ये बेस्ट ऑप्शन है। और उसके साथ साथ क्या है कि आपके पास और डोर भी खुलते हैं, क्योंकि अगर आप सोचोगे UG 4th ईयर के बाद में आप ड्रॉप लेके प्रिपरेशन करोगे तो आपके पास आप बहुत लिमिटेड हो जाओगे। और जब देखोगे यार 1 साल खराब हो गया और अपने दोस्तों को कि वो मास्टर्स कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कोई MBA कर रहा है, कोई अब्रॉड जा रहा है, आप सोचने नहीं लग जाओगे। तो इससे अच्छा है कि आप एक एज एन बैकअप ऑप्शन रखें और साथ साथ में प्रिपरेशन करें। और स्पेशली तब जब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो गवर्नमेंट दे रही है ना आपको पैसे, आपकी रैंक आ रही है तो पैसे ज्यादा मिल रहा है, रैंक नहीं भी आ रही तब भी तो आपको NTS फेलोशिप दे रही है। बिल्कुल सर, 5,000 तब भी दे रही है। तो आप फैमिली से प्रेशर नहीं आता है कि फिर मैं पैसे लूंगा नहीं लूंगा, आप कंटिन्यूसली तैयारी करने लग जाते हो। और वही फिर आपको और हायर स्टडीज में पुश करता है कि हाँ ठीक है मैं PhD कर लेता हूँ क्योंकि वहाँ 37,000 रुपये मिल रहा है अगर अच्छी रैंक आती है तो। अगर नहीं भी आती है तब भी आपके पास कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो पैसे देती हैं, कुछ नहीं देती हैं, बट एक बैकअप ऑप्शन आपके पास खुल जाता है। और जब आप मास्टर्स में होते हो तो एक सब्जेक्ट को और ज्यादा पढ़ते हो और वो एक्सपर्टीज आज के टाइम पे चाहिए। कोई भी जॉब में एक एक्सपर्टीज वाली जो जॉब है वो उनके ऑप्शन ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल जब मैं जैसे सोइल साइंस से कर रहा हूँ तो सोइल साइंस में स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे अलग अलग जॉब्स हैं जो मास्टर्स इक्विवेलेंसी मांग रही है। तो मास्टर्स एटलीस्ट बच्चे को करनी चाहिए ताकि उसके वाइड ऑप्शंस खुल जाए। 3 ऑप्शन बेसिकली रहते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, आगे फर्दर स्टडी PG के लिए और प्राइवेट सेक्टर में। सर अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि मेरे को अभी कोई आइडिया नहीं है, मेरे लिए क्या बेटर होगा, तो सर आप किस ऑप्शंस को चूज करेंगे और क्यों? देखो वो तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, हम किसी भी चीज़ को हम किसी के लिए भी सजेशन नहीं दे सकते कि आप ये चीज़ करो। अब सपोज दैट आप एक ऐसी गवर्नमेंट जॉब का मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप सेंट्रल लेवल पे नाम बता दीजिए जो हर साल होती है और टाइम फिक्स है उसका कि होना ही, वो कौन सी? AFO, IBPS AFO। तो एकमात्र एक ऐसा ऑप्शन है कि हर रेगुलरली एग्जाम होती है और हमें कंफर्म पता होता है कि वैकेंसी आनी है और इसकी आप तैयारी कर सकते हो। बिल्कुल सर। दूसरी हम बातचीत करते हैं कि स्टेट की जॉब्स। अब स्टेट की जॉब्स क्या है, 4 साल से आती है, 5 साल से एग्जैक्टली, कहीं पे आई नहीं रही है 10 साल से, तो उस पर हम डिपेंड नहीं हो सकते। मतलब कि पर्टिकुलरली हम ये नहीं बोल सकते कि हमारी BSc होते होते वो जॉब आई जाएगी। अगर आ भी गया नोटिफिकेशन तो उसकी एग्जाम कब होगी हमें नहीं पता। एग्जाम हो भी गई तो आप डेटा उठाकर देख लीजिए, लगभग 60% से ज्यादा जो हमारी वैकेंसीज होती है वो एक बार तो कोर्ट के अंदर चक्कर लगा के ही आई। बिल्कुल। पोस्टिंग मिलते मिलते नोटिफिकेशन की डेट से पोस्टिंग के टाइम अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि उसमें 2 से 3 साल का टाइम पीरियड लग जाता है। कुछ स्टेट्स में हो सकता है कि ये प्रोसेस जो है वो ठीक है, बट हम बात कर सकते हैं जैसे कि राजस्थान में रिसेंटली जो वैकेंसी हुई थी WO की 2021 में हुई थी, अभी उसके अंदर जो है पोस्टिंग नहीं मिली है। उससे पहले भी हुई है बहुत सारी वैकेंसीज, उनका बहुत दिन तक रिजल्ट अटका हुआ रहा। FSO की वैकेंसी हुई थी, लगभग 3 साल तक उसको अटका के रखा गया। और भी हर स्टेट के अंदर हमारे पास उससे एग्जाम्पल्स देखने को मिल जाएंगे जिसके अंदर पर्टिकुलरली 3 से 4 साल का टाइम पीरियड लग जाता है। ऑफ कोर्स फैमिली कंडीशंस है, हम पे प्रेशराइज करती है कि आप जॉब तो चाहिए और गवर्नमेंट जॉब भी चाहिए। क्यों? क्योंकि समाज में इज्जत भी बना के रख लेते हैं, कभी भी वो प्रेशर। और दूसरा, सब लोग गवर्नमेंट जॉब क्यों करना चाहते हैं कि पहले ज्यादा मेहनत करके बाद में आराम करना चाहते हैं, वो रियलिटी भी है। और फिर हम उसी सरकारी किसी दूसरे अफसर को हम गाली देंगे कि वो काम नहीं करता, जबकि हम खुद भी उसी लिए बनना चाहते हैं क्योंकि हम भी काम नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सकते। तो एग्जैक्टली एक तो हमारे पास ये ऑप्शन हो गया। तो अगर आप AFO में जाना चाहते हो तो आप उसकी तैयारी 3rd ईयर 4th ईयर से कर सकते हो, जब आपका माइंडसेट क्लियर है कि मैं बैंकिंग सेक्टर में जा सकूं, मेरे को वो जॉब करनी है। बट उससे पहले भी बैंकिंग सेक्टर के बारे में जान ले अच्छे से कि जॉब प्रोफाइल क्या है, क्योंकि वहां पे आपको जो आपने 4 साल में सीखा है ना BSc एग्रीकल्चर में, वो काम में नहीं आने वाला है। वहां पे आप कंप्लीटली डाइवर्ट हो जाओगे एक अलग सेक्टर के अंदर, जहाँ पे आपको जो काम दिया जाएगा वो 4 साल में जो पढ़ा है वो नहीं होगा, वो अलग काम होता है जिसके अंदर
प्रेशर भी हमें देखने को मिलता है। बैंकिंग सेक्टर में ये होता है कि आज का काम आज ही करना, बिल्कुल क्लोज करके जाओ तभी आप जा पाओगे घर पे अपने। बिल्कुल। दूसरा जी, आप बात कर रहे हो कि अगर एमएससी करनी है तो 2 ऑप्शन, स्टेट पीजी या जेआरएफ। दोनों में बेसिक डिफरेंस देखिए, जो सबसे बड़ा और मेजर डिफरेंस है फेलोशिप का हो गया, सर ने ऑलरेडी बता दी। सेकंड डिफरेंस है कि सब्जेक्ट। अब देखो मास्टर्स, नाम ही क्या है, मास्टर्स ऑफ साइंस एमएससी, कि आप साइंस के अंदर मास्टर होंगे, तो आप मास्टर जिसमें होने वाले हो, अगर आपको वो सब्जेक्ट पहले से ही पता चल जाए कि मुझे एमएससी में यही सब्जेक्ट मिलने वाला है, जो कि जेआरएफ में होता है, आप जो सब्जेक्ट चूज करोगे आपको वो ही मिलने वाला है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ऑलरेडी आप अपने प्रिपरेशन के दौरान ही मास्टर बनने लग जाओगे उस सब्जेक्ट में। बट ऐसा हमारे स्टेट एग्जाम्स में और सीयूटी पीजी में नहीं होता। इसमें आप पहले तैयारी करते हो, पूरा एग्रीकल्चर पढ़ते हो, कितना ब्रॉड सिलेबस है हमारा, कोई डिफाइंड नहीं है। एग्रीकल्चर के अंदर जो 4 साल में 64 कोर्सेज में कवर किया जाता है, उसको आपको 1 साल में कवर करना है, उससे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो एक तो सिलेबस बहुत ब्रॉड हो गया, आपको ये नहीं पता है कि एमएससी में जाके आपको कौन सी सब्जेक्ट मिलने वाली है, कि उसकी फर्दर काउंसलिंग होती है हमारी, फिर आप उसको चूज करते हो। अगर रैंक अच्छी नहीं आई तो आपको जो है वहां पे अच्छी सब्जेक्ट में, अच्छी इन द सेंस कि एक प्रायोरिटाइज बना रखा हमने कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की डिमांड ज्यादा है, किसी की कंपेरेटिवली कम है, तो पता भी नहीं होता आपको। बट जेआरएफ में अगर आप एग्रोनॉमी से कर रहे हो तो ये कंफर्म आपको पहले दिन से पता है कि वही आपका एडिशन एग्रोनॉमी में होने वाला। चाहे यूनिवर्सिटी आपकी अगर रैंक ऊपर नीचे आती है तो वो चेंज हो सकती है, बट आपका सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा, जो सबसे मेजर फायदा है जेआरएफ का, जो कि बिल्कुल सर ने भी बताया। बिल्कुल सर ने ये बात एकदम स्पष्ट तौर पे क्लियर कर दी है कि आप अगर जेआरएफ चूज कर रहे हो तो आपको कौन कौन से बेनिफिट मिलेंगे और क्यों जेआरएफ की ओर जाना चाहिए। एक आमतौर पे क्वेश्चंस कि कोई भी मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कॉमन क्वेश्चंस मेरे से भी रहता है हमेशा। मैं गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जा रहा हूँ, जनरल एग्रीकल्चर में पढ़ रहा हूँ, एएफओ का एग्जाम हमें पता अक्टूबर नवंबर के समथिंग आता है। आफ्टर 4th ईयर लगभग आपका 4th ईयर मई के समथिंग कंप्लीट हो जाता है। तो उनके लिए एक ऑप्शन होता है स्टेट पीजी का या सीयूटी पीजी का, जहाँ पे पूरा जनरल एग्रीकल्चर पूछा जाता है। उन बच्चों के लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, जेआरएफ का या फिर स्टेट पीजी का, ताकि उनको आगे गवर्नमेंट जॉब के लिए भी देखना है कि एक बार मास्टर्स के लिए एडमिशन ले लें, ताकि हम 3 ना रहे, मास्टर्स के साथ साथ में उसकी प्रिपरेशन करते रहे, ताकि एएफओ का फर्स्ट अटेम्प्ट है हम फर्स्ट ईयर मास्टर फर्स्ट ईयर में दे सके, और सेकंड जब तक हमारा मास्टर्स हो और प्रिपरेशन अगर बाय द वे नहीं भी हुआ तो हम सेकंड अटेम्प्ट में दे सके। देखो, एक बड़ी कहावत है, easier decisions will take you to the harder paths and harder decisions will take you to the easy paths। आप अगर ये सोच के अपनी करियर अलाइन करोगे कि भाई मैं ये इजी है, मैं जनरल एग्रीकल्चर पहले पढ़ रहा हूँ उसके हिसाब से आगे पढ़ लेता, दैट इज समथिंग कि आप अपने आप को एक ट्रैप में बांध रहे हो, आप लिमिट कर रहे हो अपने आप को। आप ये सोचो कि यार मैं बेटर जॉब कैसे ले सकता हूँ, उसका क्या तरीका हो सकता है। आप ये मत सोचो कि भाई मुझे यही मेरा एक तरीका है, वो लिमिट करना हो गया, फिर आप कभी बाहर उस चीज से निकल नहीं पाओगे। आप ये सोचो कि भाई मैं कोई एक जॉब की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और उसके लिए मेरे को क्या चाहिए, उसके लिए चाहिए मेरे को बैकअप, फाइनेंशियल बैकअप, एक स्टेबिलिटी जो मास्टर से आती है। और वो ऐसा नहीं कि आईसीआर जेआरएफ में सिर्फ और सिर्फ आपकी ही सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, 100 आपकी सब्जेक्ट से आते हैं, लाइक 90 के आसपास आपकी सब्जेक्ट से आते हैं, 10 फिजियोलॉजी कुछ और जो माइनर सब्जेक्ट होते हैं, 20 आते हैं जनरल एग्रीकल्चर। आईसीआर जेआरएफ के बच्चे भी उतनी जनरल एग्रीकल्चर पढ़ते हैं जनरली, जो टॉप रैंक्स लेके आते हैं एग्जैक्टली जो उधर वाले ही पढ़ते हैं। बात यह है कि सीयूटी पीजी का पेपर थोड़ा जल्दी हो जाता है, उसके बाद आईसीआर जेआरएफ का होता है, तो थोड़ा सा गैप में वो ज्यादा उस सब्जेक्ट को कवर कर लेते हैं। बट आप ये सोचो कि वो एएफओ वाली एग्जाम तो एक है फॉर एग्जाम्पल, उसके अलावा बाकी अभी सारी जो एग्जाम्स है, लेट्स से एआरओ, AARO, ये तो स्टेट की होगी, उसके अलावा ARS, SMS, STU जो टॉप लेवल्स की जॉब है, या उसके अलावा भी कोई और जॉब्स है, तो उसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपकी डिमांड रहती है। और कल को आप कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक चीजें पढ़ते हो तो वो आसान होता है आपको कहीं पे भी प्रायोरिटी लेना। क्योंकि अगर मुझे कोई कैंडिडेट चाहिए, मुझे रिक्रूट करना होगा, मैं देखूंगा उसकी एक्सपर्टीज क्या है। एग्जैक्टली सब कुछ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, वो वाली आज दुनिया नहीं है। हमें एक बंदा चाहिए कि भाई जिसको ये चीज परफेक्टली आती हो, दैट्स इट। वो क्राफ्टमैनशिप होनी चाहिए, और वो धीरे धीरे आप देख भी रहे हो कि प्रायोरिटी उन्हीं लोगों को मिल रही है, और वो चीज होती भी जाएगी आने वाले टाइम में। बिल्कुल। और सर एडिशनली मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा इसमें, जो सबसे ज्यादा जैसे हम बोल सकते हैं कि जो स्टेट पीजी की तरफ जो है वो इसलिए ज्यादा बोल के रुक करते थे, हम भी स्टूडेंट से बातचीत करते रहते हैं, तो हम उनसे पहला यही सवाल पूछते हैं कि यार
स्टेट एग्जाम्स की क्यों तैयारी कर रहे हो आप एमएससी में एडमिशन के लिए, आप जेआरएफ की क्यों नहीं कर रहे? बोले सर मुझे तो यहीं पे रहना है, मुझे बाहर नहीं जाना, मेरे स्टेट में लेना। तो मैं कहा भाई तेरे स्टेट में लेना है तेरे को, ठीक है, मेरा तूने पहले से कंफर्म कर रखा है कि मुझे मेरे स्टेट से बाहर नहीं जाना, ठीक है, हो सकता है तेरे लिमिटेशन हो सकता है पीछे कुछ ऐसी कंडीशंस हो कि आप नहीं जाना चाहते, तो भाई आप अपने स्टेट में भी तो आप बिल्कुल ऑप्शन है ना, तो अपने उसकी एग्जाम देके लोगे तो आपको फेलोशिप और मिलेगी, अपने ही स्टेट में मिलेगी। क्योंकि रूल्स में क्या है कि अपने एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स की क्या दिक्कत है, कोई एक बार नियम बन गया, किसी सीनियर से सुन लिया, अपडेट नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं देखते हैं। अब जैसे नए रूल्स आए हैं हमारे आईसीआर जेआरएफ के, जिसमें आप अपने डोमिसाइल स्टेट के अंदर भी आपको पीजीएस जो स्कॉलर बिल्कुल से 12,040 रुपए वो मिल सकते, बिल्कुल सर। इतना आप भी अवेयर करते रहते हो, हम भी अवेयर करते हैं, इतने वीडियोस बनाते हैं, जब इन्फॉर्मेटिव आती है उसको स्क्रॉल करके उनको देखना होता है, ऐसी रील और शॉर्ट्स जो फनी हो उनके लिए, बिल्कुल सर, काम की चीज सुनते हैं, फिर कोर करके बोलेंगे सर वो फेलोशिप का क्या रूल है, भाई बताया तो था, उसको देखो जाके 5 वीडियो बना रखे हैं, फिर बाद में आप रिपीटेटिवली सेम ही चीज आप पूछ रहे हो। एनटीएस के अंदर जरूर ये रूल है, बल्कि वो आपको तभी मिलेगी जब आप अपने डोमिसाइल स्टेट के अलावा कहीं पे आप एडमिशन लो, और वो भी सर मिशन है ना कि इसीलिए दे रहे हैं वो, बिकॉज वो चाहते हैं कि एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स डाइवर्सिटी और एक्सपोजर फील करें। बिल्कुल सर। अभी आईसीआर की अथॉरिटी से बात हो रही थी तो वो यही कह रहे थे कि क्योंकि ये प्लान रखा गया एक कमेटी के द्वारा कि इसको सारे स्टेट में कर दिया जाए, डोमिसाइल स्टेट में भी कर दिया जाए, क्योंकि बहुत सारी लिमिटेशन होती है स्पेशली इन एग्रीकल्चर, बट दे क्लियरली टोल्ड कि भाई इसका पर्पज ही एक है कि हम ज्यादा सिखाना चाहते हैं बच्चे को। आप जैसे राजस्थान से हो, आप बीएचयू आए तो आपने डाइवर्सिटी देखी ना, यहाँ से आपने बहुत सारी चीजें फेस की, तो वो चीजें अगर आप सिर्फ राजस्थान में होते तो से आपको लिमिट कर रहे होते ना, नहीं देखते सारी चीजें, इतना एक्सपोजर नहीं मिलता, नहीं। तो आईसीआर ने वो सोच समझ के डिसीजन लिया, एग्जैक्टली। और उससे क्या होता है कि आप लेट्स से मैं अगर बीएचयू आया तो मैं आपकी बातें कुछ सीखूंगा, मैं बीएचयू से बहुत कुछ सीखूंगा, आप अगर आए रहे हैं तो आप आईआरआई के एनवायरमेंट से बहुत कुछ सीखोगे। वो डाइवर्सिटी लाने के लिए ही किया गया, बट स्टिल और भी जैसे कुछ बातें हैं जो शायद बच्चे नेग्लेक्ट कर देते हैं, काफी बार बोल चुके हैं ये चीज, बट कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को जेआरएफ में अलाउड है या नहीं, अभी तक मिथ है, पता नहीं क्यों मिथ है, जबकि कोई भी मना नहीं कर रहा है। आईसीआर तो साफ साफ कह रहा है कि भाई तुम आओ, बिल्कुल नंबर लो, आओ एडमिशन लो, फेलोशिप उठाओ, कौन मना कर रहा है? हु इज स्टॉपिंग यू? द ओनली वन हु इज स्टॉपिंग यू इज योरसेल्फ, नो वन एल्स। और ये चीज हम 10 बार बोल चुके हैं, और आप शायद अभी भी हो सकता है ना वही विसरने वाली बात कि इन्फॉर्मेटिव चीजों को आप ज्यादा रिटेन नहीं करते हो, कुछ ये फनी। बिल्कुल सर, 100% एग्जांपल देना चाहूंगा, इससे मेरे को याद आ गया कि एक स्टूडेंट थे और उन्होंने 2024 में पेपर दिया हमारे राजस्थान स्टेट के अंदर, स्टेट प्री पीजी का, उनकी अच्छी रैंक आई, उनको जोधपुर यूनिवर्सिटी के अंदर एमएससी के अंदर उनका सिलेक्शन हो गया, एडमिशन मिल गया। जब वो वहाँ पे एडमिशन लेने गए तो उनको ये बोलकर मना कर दिया गया कि आपका एडमिशन नहीं होगा क्योंकि आपने अपनी बीएससी प्राइवेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से की है और हम आपको एडमिशन नहीं देंगे। बिल्कुल सर, ठीक है। स्टूडेंट ने बहुत मेहनत से तैयारी की, अपनी पूरे एग्जाम को क्रैक किया, और उसके बाद में जब उसको ये सुनने को मिल जाएगी नहीं तो निराशा बिल्कुल हाथ लगी। देन कुछ दिन बाद में उनके किसी दोस्त का मेरे पास कॉल आता है और वो बोलते हैं कि ऐसे वो है, और वो थोड़ा सा इस चीज को लेके परेशान ऑफ कोर्स होंगे, कोई भी तैयारी करता है तो एक की। तो मैंने उनको बोला कि यार उनको ये बोलो कि वो जेआरएफ की तैयारी करे, और अगर जेआरएफ की तैयारी करते हैं और अगर वो उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाएंगे ना तो वो मना नहीं कर सकते, बिल्कुल भी, क्योंकि ये आईसीआर जेआरएफ के थ्रू सीट अलॉट हुई, उसमें किसी प्राइवेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को कोई भी यूनिवर्सिटी ये नहीं बोल सकती कि हम आपको एडमिशन नहीं देंगे, क्योंकि ये आईसीआर के रूल्स अभी रिसेंटली चेंज हुए हैं 2023 में। और उसके बाद ये हो गया है कि कोई भी प्राइवेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट होगा, चाहे वो यूनिवर्सिटी एक्रीडेशन है या नहीं है, आपको एडमिशन देना ही होगा जो आपको सीट अलॉट की गई है। देन आफ्टर उन्होंने अपनी जेआरएफ की तैयारी की, अच्छे से प्रिपरेशन की, हमारे साथ वो जुड़े, हमारे कोर्स के अंदर फसल में ही थे वो, एंड वो जोधपुर जाते उससे बेटर ये हुआ कि 1 साल बाद में आज वो बीएयू से अपनी मास्टर्स कर पा। तो ये देखो ना भाई, कई बार लाइफ के अंदर ऐसा होता है कि हमें ये देखने को मिलता है कि सब कुछ टूट गया या हमारा तो लूट गया, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया, वापस से तैयारी की और जेआरएफ के थ्रू पीएयू में गए वो, तो आज बेटर और बेस्ट जगह है, वो भी आईसीआर जेआरएफ की वजह से, क्योंकि स्टेट पीजी की वजह से तो क्या हो गया था, उन्हें जोधपुर वाले भी एडमिशन नहीं दे रहे थे, जिनकी रैंकिंग अगर आप उठा के देखोगे, अगर यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करते हैं तो 50 के तो ऊपर ही होगा उसका नाम। तो ये रूल्स पता नहीं क्यों बना रखे हैं अपने, खासकर अगर हम राजस्थान की 5 यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं तो
लिमिट कर रहे हैं वो चीज़ों को, वो एक्सपोजर ही नहीं, वो आगे नहीं आने देना चाहते। क्यों भाई? प्राइवेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने क्या गुनाह किया है? बिल्कुल सर। कुछ नहीं किया। ये चीज़ें सर देखिए 2023 में भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ने ये चीज़ें की है। जैसे हम बात करें BAU का केस था मेरे पास में, 2024 में भी किया है, लेकिन एंड ऑफ द पॉइंट 2025 तक सब चीज़ों का सॉल्यूशन हो गया है। और अभी हम देखें तो कोई भी ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं है कि जो JRF से जिसका एडमिशन होता है उसको एडमिशन नहीं मिलता है। प्राइवेट और गवर्नमेंट की तो कोई बात बची नहीं है। हालांकि ये बेसिस है, हाँ, पहले और सिलेक्शन पाओ। पहले ये होता था कि प्राइवेट वाला JRF को एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, नहीं दे सकता। ये सारी चीज़ें खत्म की है और एग्जैक्टली ये चीज़ें सही भी है, क्योंकि आप एक अच्छे यूनिवर्सिटी में जाते हैं इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि आपने UG में एडमिशन लिया है आपकी जिंदगी सेट हो गई। आपको वहाँ जाके भी हार्डवर्क करना पड़ेगा। तो वहाँ से काफ़ी चीज़ों को बदलने के लिए ICAR ने जो ये डिसीजन लिया है कि चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप एग्ज़ाम दो JRF का और टॉप जगह तक जाओ। लेकिन आजकल सबसे बड़ा मुद्दा ये बन गया है ना कि JRF के पेपर का लेवल हम देख रहे हैं सर, डे बाय डे बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पेपर हमें देखने को मिलते हैं और काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वहाँ पे हकीकत में स्टूडेंट के टैलेंट की फ़र्क होती है कि आपका टैलेंट कितना है। एब्सोल्युटली। तो सर इसमें आप दर्शकों को कुछ बताना चाहते हैं कि किस वे में और किस टाइप से आप प्रिपरेशन करेंगे कि उन सब चीज़ों का, जो असेशन रीजन के क्वेश्चंस हो गए, स्टेटमेंट के क्वेश्चंस हो गए, या फिर आपको जो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के क्वेश्चंस हो गए, जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस माने जाते हैं। राइट, कि देखो होता क्या है कि आप ICAR JRF का पेपर ऐसा पेपर नहीं है जो वन लाइनर हो। बिल्कुल सर। और स्पेशली उन चीज़ों को आप ध्यान रखें कि अगर बीइंग एन टीचर इज ओके, समटाइम्स बीइंग ए ट्यूटर इज ओके, बट बीइंग एन मेंटर, जो आपको पर्सनली मेंटर करता हो कि भाई ये गलत है, ये सही है, कॉन्सेप्चुअल क्या है, उसको डीप एनालिटिकल स्टडीज हो। और सबसे इम्पोर्टेंट माई भाई बात ये आती है कि लेट्स से अगर आपको एक एक्स पॉइंट तक पहुंचना है तो कोई जो एक्स पॉइंट तक पहुंच रखा है उसकी गाइडेंस में रहते हो तो दैट्स बेटर। एग्जैक्टली। IRI वाला हमेशा से ये कोशिश करता है कि ऑब्वियसली हमारे जो मेंटर्स हैं मोस्टली आर फ्रॉम IRI, और जैसे रोहित सर की ऑल इंडिया रैंक 7 थी, उसके बाद ऑल इंडिया रैंक 2 थी ICAR PSG में, JRF और SRF में। उसके बाद ASR भी नेट 2 बार क्वालिफाइड है, UGC नेट 2 बार क्वालिफाइड है, और वही चीज़ और राजस्थान ट्री PSG में उनकी फर्स्ट रैंक थी। तो जब इन्होंने ये पेपर निकाले, और ऐसा नहीं कि उस समय ही सोच लिया कि पेपर निकालते हैं मुझे पढ़ाना है बच्चों को, इन्होंने पहले साल पढ़ाया और फिर सोचा कि हाँ यार ये सच में गैप है। तो वो चीज़ को जब आइडेंटिफाई किया तभी तो पता लगा कि हाँ इस तरीके से बच्चों को गाइड किया जा सकता है। एग्जैक्टली। तो अगर मैंने कोई एग्जाम दिया है, मैंने पास किया है, मैंने समझो मैंने उस एग्जाम से सीखा है, तभी मैं उस एग्जाम की प्रिपरेशन करा सकता हूँ। बिल्कुल सर। और वो चीज़ बच्चे भूल जाते हैं जब आप अपन कोई टी-शर्ट लेते हैं तो 2 बार रिव्यू चेक करते हैं ना। लोग कोर्स लेने से पहले या एक मेंटर ढूंढने से पहले ये भूल जाते हैं कि यार मुझे किसका साथ चाहिए, कौन मुझे सही गाइड कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। देन कम्स IRI वाला कि वो एक ऐसा प्लेस बनाना चाहता है कि भाई जो लेवल बन रहा है ना ICAR JRF और SRF का, उस लेवल के हिसाब से पढ़ाई कराए और डीप स्टडीज, एनालिटिकल स्टडीज कराए और बुक्स के साथ पढ़ाए। जो कहते हैं ना कि शॉर्टकट नहीं होता है बुक्स के अलावा, तो वो बुक्स के साथ ही पढ़ाई कराता है IRI वाला। एंड मोर टू लर्न फ्रॉम रोहित सर ऑल्सो। बात ये है कि जैसे अगर पास्ट में जाके देखते हैं कोई भी एग्जाम्स का, अगर UPSC की हम बातचीत करते हैं तो अगर बहुत पीछे जाइए, हम जिस टाइम पे कोई भी कोचिंग नहीं हुआ करती थी, सब सेल्फ स्टडी करते थे और सेल्फ स्टडी से निकालते। देन बहुत सारी कोचिंग्स आए और वहाँ से जो है आज जो कोई भी सिलेक्शन होता है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से कोई ना कोई इंस्टीट्यूट से एसोसिएटेड होता है। बिल्कुल। लाइक दैट नीट वगैरह की अब बात करते हैं, JEE वगैरह की बात करते हैं, वहाँ पे भी इनिशियली फेज के अंदर जो है इतने कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं हुआ करते थे। देन कि पेपर का लेवल इंक्रीज होने लगा, इंस्टीट्यूट्स आए और आज आप देख सकते हो कि उसमें कितने इंस्टीट्यूट्स है जो क्या लेवल, उतना ही लेवल का वो एजुकेशन भी तो प्रोवाइड कर रहे हैं एट द सेम टाइम। JRF के अंदर अभी रिसेंटली 2021 में तो मैं खुद तैयारी कर रहा था, तो मेरे था कि यार मैं गाइडेंस किससे लूं। जूनियर्स को आप कितना पूछ लोगे, आप कितना एक बता देंगे, 2 दिन बता देंगे, किसके पास टाइम है इतना कि यार वो आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी? नहीं है, होता है किसी के पास भी टाइम। देन एग्जैक्टली हमने बहुत सर्च किया, उस टाइम पे कुछ नहीं था। देन आफ्टर गेप कहीं ना कहीं ये था, पेपर का लेवल इंक्रीज हो रहा है 2021 से ही एग्जैक्टली। और एग्जैक्टली उससे पहले नीट भी नहीं थी, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे और बुक पढ़ते थे और हो जाते। बुक थी, ये बुक है भाई पढ़नी है,
लेकिन जो लेवल बढ़ा है उससे एनालिटिकल क्वेश्चंस आने लगे। एनटीए को एग्जाम सौंप दी हमने, एनटीए रीट की भी करवाता है, वो तो सेम पैटर्न पे काम करे। वो तो बोल दिया जो भी पेपर सेटर है भाई हमें तो इस लेवल के पेपर चाहिए, पेपर सेटर ने भी उसी लेवल के पेपर बनाए, उसी टाइप के क्वेश्चंस बनाए, तो एग्जैक्टली लेवल पेपर का इंक्रीज हो गया। तो अब वहां पे पढ़ने वाले का भी इंक्रीज होना चाहिए। अब बुक्स आप कितना ही पढ़ लो कहीं ना कहीं तो डिफिकल्टी आएगी। एग्जैक्ट। एग्रीकल्चर से जो बीएससी कर रहे हैं उसमें अगर नॉर्दर्न इंडिया की हम बात करते हो तो 50% से ज्यादा स्टूडेंट्स को यही इशू है, बुक पढ़ने में ही दिक्कत है उनको। तो उनको तो यही नहीं सिखाया जाता कि रेफरेंस बुक्स होती क्या है। सही। अगर रैंडमली आप जाके किसी यूनिवर्सिटी किसी कॉलेज के अंदर आप किसी से ये बोल दो कि 5 रेफरेंस बुक के नाम बताओ, तो वो उनकी हालत खराब हो जाएगी, उनके पसीने छूट जाएंगे। ये चिंता होता रहे। ये चीजें तो सर मैंने बहुत मतलब नजदीकी से देख ली है कि ऐसी यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे प्रॉपर बच्चों के पास में नोट्स तक नहीं है। ये मैं लास्ट 2 ईयर से बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के साथ में डील कर रहा हूँ। हम कोई भी ऐसा मतलब बेसिक क्वेश्चंस पेपर में कभी कभार पूछा जाता है कि इसकी कोई एक बुक का नाम बताओ, तो वहां पे भी बच्चे नहीं बता सकते। सही बात। ठीक है, बच्चों की वहां पे गलती नहीं है एक्चुअली। हाँ, वहां पे हो सकता है कि पढ़ाने वाले टीचरों की गलती बच्चों की है, मान सकते हैं नहीं कि देखो अपन एग्रीकल्चर में वो ट्रेंड ही नहीं बनाना चाहेंगे। जब हम अपने देखो घर में जब कोई गलती करता है ना, हम उसे डांटते हैं, और डांटना जरूरी होता है कभी कभी। जब स्टूडेंट रेडी होता है ना, टीचर अपीयर्स। एक बहुत बड़ी कहावत है कि व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी टीचर अपीयर्स। हम अपने आप को माने तो सही हमारे में कमी है, तभी तो हम काम करेंगे सर। बट प्रॉब्लम ये है ना कि हमारे राजस्थान की एक हम बात उठा के देखें तो कितने ऐसे कॉलेज है जहाँ पे टीचर, भाई टीचर्स को छोड़ो ना यार, आज वो टाइम ही नहीं है जब आपकी डिपेंडेंसी कोई एक टीचर पे, कोई एक ट्यूटर पे, कोई एक मेंटर पे हो। आपकी डिपेंडेंस, आपके पास ओशन ऑफ रिसोर्सेज है, इंटरनेट है, यूट्यूब पे फ्री में इतना कंटेंट पड़ा है। अगर चाहे तो क्या नहीं सीख सकता बताओ। सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना कि खुद को सीखना नहीं है ना, वही बात आ रही है। सबसे गलती किसकी? स्टूडेंट बस। क्योंकि हम ये बोल सकते हैं कि जिम्मेदारी, क्योंकि वो किसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो वो फीस भर रहे हैं, तो भी अगर वो पे कर रहे हैं तो ये यूनिवर्सिटी के अंदर जो असिस्टेंट प्रोफेसर बन के बैठे हैं तो वो तनख्वाह तोड़ने के लिए नहीं बैठे हैं। उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि उनको एक बात राइट टाइम पे दिखाएं। बिल्कुल। तो एग्जैक्टली दिक्कत पीछे से आती है सिलेक्शन प्रोसेस से। अगर हम उठा के देखते हैं अपने सिस्टम को कि असिस्टेंट प्रोफेसर एक ऐसी जॉब है जिसके अंदर केवल इंटरव्यू बेस्ड होती है। सर हम तो जाते हैं, और जहाँ केवल इंटरव्यू होता है वहां पे 2 ही चीज चलती है, जैक या चेक। तो लेकिन एक चीज भी है सर, जैक के साथ अब चेक और चाहिए, दोनों चीज चाहिए। एग्जैक्टली। एक आइडियल एजुकेशन सिस्टम वो है जिसमें कोचिंग्स की जरूरत ही ना पड़े। हम तो उस कल्चर को प्रमोट करते हैं कि कोचिंग्स की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए भाई। आप एजुकेशन सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग बना दो, बट कहाँ अगर कोई काम नहीं करेगा तो कोई तो करेगा। एटलीस्ट आज कोई अगर बोलता है कि कोचिंग प्लेटफॉर्म्स ये करते हैं वो करते हैं, भाई जहाँ ये कुछ कर तो रहा है, एटलीस्ट बच्चे को एजुकेशन मिल तो रही है। जो 4 साल में बच्चा नहीं सीखता वो वहाँ 6 महीने में 1 साल में सीख जाता है। क्यों सीख जाता है? मतलब एक गैप है ना, तो 100%। वरना कोचिंग वाले क्यों करा रहे हैं ये चीजें? तो मतलब एक कॉमन सी हो चुकी है ना कि कोचिंग इंडस्ट्रीज डे बाय डे बढ़ रही है क्योंकि वो अपना काम कर रही है और स्टूडेंट्स को उनसे रिजल्ट मिल रहा है, वरना स्टूडेंट जाते ही नहीं। एग्जैक्टली। तो वही चीज है कि आप अलग अलग जगह पे अलग अलग यूनिवर्सिटीज में हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो एंड ऑफ द पॉइंट आपको कहीं ना कहीं अच्छी जगह सेटल होना पड़ेगा, चाहे आप मास्टर्स के लिए जाओ चाहे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जाओ। और अगर आपको मतलब खुद की गहराई पता नहीं है, 3 साल तक आपने क्या किया है ये पता नहीं है, तो आपको एक अच्छे ट्विटर की तो जरूरत होगी ना, और आपको एक अच्छा मेंटोर ढूंढना होगा, अच्छी चीजें आपको देखनी होगी कि आपको कहाँ से रिजल्ट मिल सकता है। तो सर उनके बारे में थोड़ा कुछ बताइए कि 3rd ईयर आपके लिए बेस्ट टाइम होता है कि 2nd ईयर तक जो भी मतलब आपको कॉलेज लाइफ को ऑब्जर्व करना होता है वो कर सकते हैं। उसके बाद में 3rd ईयर और 4th ईयर का टाइम आता है कि वहां से आपके लिए सबसे बेस्ट कौन सा रास्ता होगा और कौन सी चीज को चुने, मतलब कौन सा प्लेटफॉर्म वो चुने, वो उनके लिए सबसे बेस्ट हो सकता है। बहुत ही प्रिसाइजली बोलूंगा, सबसे पहले आप एक सब्जेक्ट चूज करो जिस सब्जेक्ट से आप आगे हायर स्टडीज करना चाहते हो। हायर स्टडीज नहीं भी करना चाहते हो, जॉब करना चाहते हो, फिर भी एक ऐसा सब्जेक्ट ढूंढ लो जैसे एग्रोनॉमी, वो एक बड़ा सब्जेक्ट है, वो ढूंढो और उससे जेआरएफ की तैयारी करो, बैकअप ऑप्शन लो और साथ में तैयारी करो और आप खुद एनालाइज करो। हम तो बोलते हैं सेल्फ स्टडी करो। सबसे पहले खुद किताबें पढ़ो। जहां आपको प्रॉब्लम आ रही, जब आप किताबें पढ़ोगे आपको प्रॉब्लम आएगी कि यार कौन कौन सी किताबें पढूं, वो हमारे यूट्यूब पे डला है सारा।
किसी भी सब्जेक्ट से तैयारी करनी है, ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 2, ऑल इंडिया रैंक 3, 4, 5, ARS, कोई भी जॉब हो, हर एक का इंटरव्यू पढ़ा है। आप उनके टॉपर्स इंटरव्यू देखो, आपको पता चलेगा कौन सी बुक पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, वो भी टॉपर्स ने बताया। अब उनमें कोई पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, रीच आउट टू अस। IRI के मेंटर्स पढ़ा रहे हैं, IRI वाला पे पढ़ा रहे हैं, IRI वाला आप अच्छे से जानते होंगे, नहीं भी जानते होंगे, सर्च करो, एक बार एक्सप्लोर करो। आप किसी को स्टॉक करने के टाइम पे पूरा एक्सप्लोर करते हो ना, वैसे ही एक बार पूरा एक्सप्लोर करो कि क्या क्या करता है IRI वाला, सिर्फ बोलता है या कुछ करता भी। एक बार जाके कमेंट्स पढ़ो, उसके बाद में आपको लगता है कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, अब मुझे पर्सनलाइज एक स्ट्रक्चर्ड मेंटरशिप की जरूरत है, तब IRI वाला के पास आओ। जो भी सब्जेक्ट्स आप तैयारी कर रहे हो, वी आर प्रोवाइडिंग ईच एंड एवरी कोर्सेज, दैट टू पूरे साल अगर हम 3,000, 4,000, 5,000 में पढ़ा रहे हैं, दैट इज वेरी मच अफोर्डेबल। कोई भी अगर APL BPL कोई भी फैमिली से हो, तब भी उसके लिए इनफ अफोर्डेबल। और बहुत ज्यादा क्राइसिस सिचुएशन में हम और भी डिस्काउंट दे देते हैं इन केस हम सीवियर थिंग्स। तो रीच आउट टू अस, देयर इज नो बिग डिफरेंस, आप भी कर सकते हो। बस यही कि राइट टाइम पे राइट गाइडेंस आपको मिल जाए, देन द पाथ इज बिल्कुल यही है कि राइट टाइम, राइट वे और राइट डायरेक्शन हमेशा एक स्टूडेंट्स को अच्छी जगह तक पहुंचाता है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, ग्रोइंग नॉलेज, हार्वेस्टिंग सक्सेस। तो वही है कि आपने बीज को बो दिया है, आप किस वे से हार्वेस्टिंग कर सकते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। और वो एग्जैक्टली हमने देखा है। और IRI वाला जो बच्चों को कंटेंट दे रहा है, डेफिनेटली कि लास्ट 2 साल से हम रिजल्ट भी देख रहे हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। वो होता है ना कि सर किसी ने अच्छा काम किया है तो धीरे धीरे वो सब चीज़ें लोगों के पास पहुंचेगी और सामने वाला भी यही सोचेगा कि मैं कैसे धीरे धीरे करके और इसमें इम्प्रूव करना चाहूँ। मैंने आज से जब से IRI वाले ने कोर्स स्टार्ट किया था उस टाइम पे देखा था, और आज मैं अगर देख रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगली साल देखूंगा तो और भी डिफरेंस आएगा। वही है कि स्टूडेंट खुद को जैसे अपडेट करता है ना, वैसे ही टीचर भी खुद को अपडेट करने की कोशिश करेगा। बट दिक्कत ये है कि स्टूडेंट अपडेट होते नहीं है। जिन्होंने जो पहले सुना है कि पुराने टाइम में क्या चल रहा है, वो उसी रास्ते में चलते जा रहे हैं कि क्या रिजल्ट मिलेगा डजंट मैटर। इन्होंने ये बोल दिया है कि वो ठीक है, वो जो आपने बताया कि अभी भेड़ चाल चल रही है पूरी, ठीक है, स्टेट PG से जाना है, स्टेट PG से जाना है। हाँ, और JRF का किसी ने बोला कि JRF बेस्ट है, लेकिन थोड़ा तैयारी करने में दिक्कत आती है, तो मोस्ट ऑफ द लोग वहीं से पीछे हट जाते हैं। बट ये हमने लास्ट 2 साल से ऑनेस्टली अगर बताएं तो IRI वाला ने JRF के अंदर कंपटीशन बढ़ाया। एग्जैक्टली कंपटीशन नहीं बढ़ा रहे हैं, हम एग्जैक्टली अवेयर कर रहे हैं तभी माल से एक ही JRF को लेकर जो एक कहीं ना कहीं गैप था उसको फिल कर रहे हैं। नंबर ऑफ सीट इंक्रीज नहीं कर रहे हैं बिल्कुल। और ICR फिक्स है, 300 लोगों का सिलेक्शन होना, 300 का ही होगा। वो 300 का होगा, जो टॉप होंगे तो कंसिस्टेंसी। लेकिन एग्जैक्टली यहाँ पे जो दिक्कत है कि जो पढ़ेगा नहीं वो तो बाहर हो जाएगा, सीधी बात, डेफिनेटली होगा हम तो बाहर। तो इसके लिए मेहनत तो उन्हें फॉर श्योर करनी पड़ेगी। और बेसिकली ये है ना कि तैयारी तो करना चाहते हैं बट आसपास के लोग डरा देते हैं, अब तेरे से होगा क्या, तू JRF करेगा, ये सबसे गंदा कस्टर्ड अभी जी। उसको पता है, जिस दिन दोस्त बोलता है ना यार मैं JRF की तैयारी करूंगा, अगले के टेंशन में यार ये तो निकाल लेगा ये तैयारी कर लेगा, उसको बोलता है तू स्टेट PG का, तो तुरंत वो वाली बात आ जाती है ना कि वो करने ही नहीं देंगे। आप जो किया है ऑलरेडी उनसे बात करके देखो ना, तो ऑटोमेटिक आपको पता लग नहीं है बहुत टफ। और एक और चीज है, जैसे आपने बताया कि हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन रिजल्ट वालों को तो हम दिखाते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा है जिनका रिजल्ट नहीं आया ना हमारे साथ जुड़ने के बाद में, उनसे कभी ये पूछ के देखना ही किसकी गलती थी, ऑटोमेटिक वो बता देंगे। क्योंकि रिजल्ट वालों को तो हम याद ही करते हैं, दिखाते हैं, सब जगह बताते हैं, उन्हें वो खुद वो बता देंगे कि यार नहीं, कहीं ना कहीं हमारी कमी रही होगी, हम ही कोर्स लेके भूल गए होंगे कि हमें तैयारी भी करनी है। उसका सिंपल सा सर एग्जांपल ये है ना कि एक बार अगर लेट्स से ऐसा हुआ है, अभी हो भी रहा है रेगुलरली, कि हमने शुरुआत जैसे JRF कोर्सेज में की, तो JRF के बाद अभी वो मास्टर्स फर्स्ट ईयर में है, उनको अगर लोअर यूनिवर्सिटी भी मिली है, दे आर अगेन कमिंग टू SRF टू अस ऑल्सो कि भाई आप हमें SRF के लिए गाइड करो। अब हमें IRI आना है, पिछली बार नहीं पहुंच पाए थे, वरना रिटर्निंग कस्टमर लाने के लिए आप एक बार कस्टमर या एक बार स्टूडेंट लाने के लिए एडवर्टाइज कर दोगे, आपके जितना पैसा स्टूडेंट्स आ जाएंगे, बट वापस उनको लाने के लिए ना आपको क्वालिटी देनी पड़ेगी। मतलब आप अट्रैक्ट कर लोगे बट रिटेन करने के लिए आपको क्वालिटी देनी पड़ेगी, और वो क्वालिटी हमने दिया ओवर द इयर्स एंड वी विल कंटिन्यू डूइंग दैट। और जैसे आपने बोला, टीचर तभी अच्छा होता है, तभी रिलेटेबल होता है जब वो इवॉल्व करता है, एंड वी विल कीप इवॉल्विंग अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ NTA एंड द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आल्सो। सर जैसे कि हमने प्रिपरेशन का पूरा टाइम है वो
अच्छे से दिया है, और काफ़ी ऐसे बच्चों के मन में क्वेश्चंस उठते भी है कि यार जेआरएफ के लिए हम बने थे, हमारा लास्ट में जाके जेआरएफ में भी सिलेक्शन नहीं हुआ और ना हम गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तरफ भी जा पाए। एक क्वेश्चन नॉर्मल तौर पे हर एक स्टूडेंट का रहता है कि भाई पूरा टाइम हमने जेआरएफ के अंदर दे दिया और जेआरएफ में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उनमें कौन सी ऐसी गलती रह जाती है जिनकी वजह से स्टूडेंट वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। और ये चीज़ें हमें कॉमन सी देखने को मिलती है, मतलब 100 में से 5 बच्चों के सामने तो हम ये चीज़ें देखते ही है। तो इन चीज़ों के बारे में सर थोड़ा आप बताइए कि कहाँ से स्टूडेंट को खुद को अपडेट कर देना चाहिए ताकि ये आफ्टर एग्जाम ये उसके माइंड में क्वेश्चन ना उठे। देखो बात हुआ ना कि मेहनत अगर कोई कर रहा है तो मेहनत किया हुआ ना कभी व्यर्थ नहीं जाता, वो कहीं ना कहीं काम में आएगा। एग्जैक्टली एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एक हमारे स्टूडेंट थे, बहुत डेडिकेटेड स्टूडेंट थे, बहुत अच्छे से पढ़ते थे, डेली लाइव क्लास लेते थे, इंटरेक्ट करते थे, सब कुछ अच्छा करते हुए टेस्ट में नंबर नहीं आते। फिर हम बोलते यार नहीं पढ़ तो अच्छा कर रहा है, वो बोलता मेहनत तो कर रहा हूँ, पर दिक्कत ये कि उसका बेसिक ही क्लियर नहीं है। वो तैयारी करने ही 1 साल में लगा है, 3 साल जो उसका बेस ही खराब था, उसने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा, तो एग्जैक्टली उनके लिए डिफिकल्टी होती है। लेकिन 1 साल बाद में जो वो बन रहा है वो भी तो देखो, उसके बाद में उसने क्या आप इसको सर फाइनल रिजल्ट से कंपेयर करना गलत बात है। हाँ बिल्कुल, उसको कंपेयर करना अलग लगा, उसको कंपेयर करना चाहिए उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, एग्जैक्टली वो चीज मैटर डिफरेंट और धीरे धीरे वो इवॉल्व हो रहा है ना, उसका फाउंडेशन बना, अगली बार वो और अच्छा करेगा। बिल्कुल, और स्टार्टिंग सबसे डिफरेंट होता है ना, सब अलग जगह से स्टार्ट करते हैं। और सब बात ये ना कि आगे जाके उसको एक उस मेंटरशिप से या उस चीज से एक डिसिप्लिन बन गया, अब उसको पता है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, वो पढ़ना सीख गया है, वो मैटर करता है। और उसके बाद तो उसकी 100% श्योर, क्योंकि आप कहाँ पे थे और कहाँ पहुंचे हो ये मैटर करता है। एग्जैक्टली खुद की जर्नी। हाँ बिल्कुल, कि एक बार में नहीं हुआ तो दूसरी बार में तो 100% होगा। एक लाइन में हमेशा जो बोलता हूँ कि बिना तख्तों के कोई ताज नहीं होता, बिना मेहनत के कोई मान नहीं होता, जब तक ना पड़े पत्थर पर हथौड़े की चोट तो पत्थर भी भगवान नहीं होता। मार्केट में बहुत सारे पत्थर पड़े रहते हैं, हर किसी की मूर्ति हम भी नहीं बना सकते हैं। तो वही चीज़ है कि हार्डवर्क आप लोग कंटिन्यूअसली करोगे तो मिलेगा। और ये जो मार्क्स वाली सर चीज़ हमने बताई, तो मैं भी जब यूजी में था तो मेरे सामने भी ये प्रॉब्लम आई थी। जब मैं यूजी में, मेरा मेन वो बीएचयू आने का ही था, तो इनिशियल टाइम में मार्क्स नहीं आते थे, बट एंड ऑफ द पॉइंट आपको लग रहा है कि आपको और अपडेट होने की ज़रूरत है, आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है, तो वो रिजल्ट मिलेगा 100%। और ये चीज़ें हमने देखी है, आईआरआई वाला हमेशा अच्छा करवाता आ रहा है। और भी कुछ जो सर पीजी एस्पिरेंट्स आ रहे हैं उनके लिए कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल दीजिए। बहुत अच्छा वैसे सेशन रहा है, सारी चीज़ें कवर कर भी ली है, और भी कुछ चीज़ें छूटी है जो आप बताना चाहते हैं तो सर प्लीज़ बता दीजिए। कुछ छूटता है तो ये है कि कितनी भी हम बातचीत कर ले कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, बट बेसिकली यही है कि अपने आप पे विश्वास रखो और एक अलग रास्ता चुनो, एक ऐसा रास्ता चुनो जो आपको एक लॉन्ग टर्म के अंदर सक्सेस दे। सक्सेस इन नॉट मीन ऑफ एनी गवर्नमेंट एग्जाम, जो एक आपको सिखाई कि यार एक अपना जो लाइफ का पर्पज है वो आप फाइंड करो, और उसके बाद में ही किसी सब्जेक्ट को आप चूज कर रहे हो तो उससे प्यार करना स्टार्ट कर दो। एग्रीकल्चर चूज किया है, आप एग्रीकल्चर में हो तो एग्रीकल्चर से प्यार करो। आप किसी सब्जेक्ट से अब एमएससी करने का सोच रहे हो, एग्रोनॉमी चूज कर रहे हो तो एग्रोनॉमी से प्यार करना स्टार्ट कर दो। ऑटोमेटिकली आपको सब्जेक्ट अच्छा लगेगा, जब सब्जेक्ट अच्छा लगेगा तो ऑटोमेटिकली आप उसमें बेटर परफॉर्म करोगे, और विश्वास रखो खुद पे, आप कर लोगे बस। बिल्कुल। और ये जो कल्चर है ना कि एक दूसरे को कि यार तू यही कर ले, तू ही कर ले, अपने आप को लिमिट मत करो, गिव योर बेस्ट चांस और गिव योर बेस्ट अटेम्प्ट। बिल्कुल, और अपना बेस्ट दो, जो भी कर रहे हो आप कर सकते हो, बस आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं उनको थोड़ा सा एक्सपोज करो और आराम से, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं। हाँ बिल्कुल सर। और लास्ट में एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि हमेशा गाइडेंस उन्हीं लोगों से ले जिन्होंने कुछ किया है और उस फील्ड के बारे में वो अच्छे से जानते हैं। बहुत सारे ऐसे सीनियर्स कॉलेज में बहुत सारे लोगों को मतलब मिसगाइड करते हैं कि एग्रीकल्चर में कुछ नहीं है। वो मैंने कॉमन सी चीज़ें देखी है, फर्स्ट ईयर के बच्चे भी बताते रहते हैं। तो कभी उनसे जाके पूछना कि तुमने जब बैचलर किए थे तो कितने सब्जेक्ट पढ़े थे, वो भी उन लोगों को पता नहीं है। तो ऐसे ज्ञान देने वालों से प्लीज़ थोड़ा दूर रहिए। और हकीकत में तुम्हें लग रहा है, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हमें भी देखो हम सही बता रहे हैं, हमसे भी बहुत बेटर बताने वाले हैं, लेकिन एक बार आप जाके देखो कि जो लोग बता रहे हैं उनका प्रोफाइल क्या है। ठीक है, तो एग्जैक्टली सर आपने बहुत अच्छा किया है और अच्छा कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट कि आगे आने वाला टाइम भी अच्छा हो। जितने भी जो जेआरएफ के एस्पिरेंट्स हैं, डेफिनेटली आप अगर जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सजेस्ट कि आईआरआई वालों को तो अगर आपने फॉलो नहीं किया है और उनके साथ नहीं गए तो कहीं ना कहीं
आपकी गड़बड़ी रही होगी, लेकिन वो अब करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बस पेड प्रमोशन कर रहा हूँ, ऑनेस्टली बहुत अच्छा रिजल्ट है, और जो अच्छा होता है वो हमेशा निकल के आता है, जो सबको पता चल जाएगा थोड़े टाइम बाद में, ठीक है। तो बहुत अच्छा सेशन रहा है। थैंक यू सो मच सर कि आपने टाइम दिया है और जो भी एक बेसिक क्वेश्चंस लोगों के रहते हैं वो क्लियर किए हैं। थैंक यू सो मच। और आप भी माई भाई बहुत अच्छा कर रहे हो कि एटलीस्ट यूजी लेवल पे एग्री कैपिटल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो काउंसलिंग आने के पहले दिन से लेके और लास्ट दिन तक हमेशा खड़ा रहता है, और हमेशा आपका इसी प्रकार से गाइडेंस बना रहे हैं हमारे छोटे भाई बहनों के लिए। बिल्कुल सर। आप उसको बीज को तैयार करते हो, फिर उसको सींचने का काम और उससे फल। हाँ, वो चीज़ तो मैंने समझ ली है अभी कि भाई मैं कॉलेज में बच्चों का एडमिशन करवाता हूँ। अभी तो सर इस बार बीएससी के कोर्सेज भी स्टार्ट कर दिए कि भाई बीज में उगा दूंगा बहुत अच्छे से। अब हार्वेस्टिंग आप पे डिपेंड है करती कि आप कितने अच्छे से harvesting- एक शब्द में मतलब अगर आप एग्री कैपिटल या माही भाई को बोलें तो वो है सहारा। आपको कंप्लीट सहारा प्रोवाइड कराते हैं। बिल्कुल। सो एक बहुत अच्छे से शीट तैयार करके दे दूंगा, बाकी आगे क्या करना है वो आपको देखना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। अरे आ जाऊंगा उधर।